एक शाम कश्मीरी की दुकान में एक स्टूल पर बैठे हुए कमल ने कहा, तो यह था वह सबसे असाधारण विवाह जिसके बारे में आपने कल हमें बताया था जावेद खान। यह एक परी कथा थी। अनिल ने कहा, ऐसी सभी कहानियों का अंत सुखद होता है। ऐसा नहीं है हुजूर, कोई कहानी कभी समाप्त नहीं होती है और खुशी एक ऐसी चीज है जो आती है और चली जाती है। यह इंद्रधनुष की तरह दुर्लभ है। क्या राजकुमार और बाद में राजकुमारी बन जाने वाली बंदरिया के साथ कुछ और हुआ था? शशि ने पूछा। बहुत सी बातें, जावेद खान ने कहा। आओ पास पास आकर इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो ठंड तुम्हारी हड्डियों में चली जाएगी। अब सुनो, जावेद खान ने कहा। अन्य राजकुमार जल्दी ही अपने सबसे छोटे भाई के अच्छे भाग्य से ईर्ष्या करने लगे और उसे गिराने के लिए चालें चलने लगे। एक दिन उन्होंने उससे कहा, भाई तुम्हारी पत्नी एक परी है, लोगों की एक ऐसी नस्ल से संबंधित है जो अपने अविश्वसनीय और शैतानी तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। हम जानते हैं कि तुमने वह खाल अभी तक रखी हुई है जिसे वह पहले पहनती थी। तुम उसे क्यों रखे हुए हो? तुम कभी नहीं जान सकते कि कब उसका मन बदल जाए और वह फिर से बंदरिया बन जाए। हमारा सुझाव है कि जितना जल्दी संभव हो उस खाल को नष्ट कर दो। राजकुमार ने उनके सुझाव पर सोचा और यह देखते हुए कि उनकी बात में दम है, उसने वह खाल निकाली और जलती हुई आग में झोंक दी। तुरंत आग में से तेज चीखें आने लगी और राजकुमारी खुद धुएं में से प्रकट हुई और महल की तरफ दौड़ी। और उसके बाद पूरा महल, बाग और वह हर चीज जो परी अपने साथ लाई थी एक साथ गायब हो गए। राजकुमार का दिल टूट गया। एक मनुष्य और एक वायु पुत्री के बीच में प्रेम कैसा रह सकता है? राजा ने कहा। वह हवा से आई थी और उसी में गायब हो गई है। उसके लिए विलाप मत करो। फिर भी राजकुमार को इससे कोई सांत्वना नहीं मिली और एक दिन सुबह जल्दी वह नगर से निकल पड़ा और उस उम्मीद में उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया कि वहां उसकी राजकुमारी का कोई सुराग मिल जाए। लेकिन पेड़ भी वहां से गायब हो चुका था। कई दिन और कई रात तक जंगली फलों को खाकर, जंगली पोखरों से पानी पीकर और खुले आसमान के नीचे सोकर वह गांव में भटकता रहा। हर दिन वह नगर से दूर और अधिक आगे चलता गया। एक दिन वह एक ऐसे आदमी के पास आया जो एक टांग पर खड़ा था, दूसरे पैर को हाथ से पकड़े हुए था और चिल्ला रहा था, एक बार मैंने तुम्हें देखा था, एक बार और प्रकट हो जाओ। राजकुमार ने उससे पूछा कि क्या बात हुई थी? तो एक टांग पर खड़े आदमी ने जवाब दिया, मैं इन जंगलों में शिकार कर रहा था, तब मैंने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को यहाँ से जाते हुए देखा था। वह दौड़ी जा रही थी और मेरे पुकारने पर भी रुकी नहीं। मैं उसके सौंदर्य और दुख को देखकर इस प्रकार जड़वत हो गया कि मैं अपने स्थान से हिल भी नहीं सकता। और उसने फिर से दोहराया, एक बार मैंने तुम्हें देखा था, एक बार और प्रकट हो जाओ। मैं भी उसी की तलाश कर रहा हूँ, राजकुमार ने कहा। तो उसे जल्दी ढूंढो और जब तुम्हें मिल जाए तो कृपया मुझे उसको एक बार और देखने देना। मेरी यह छड़ी निशानी के रूप में लेते जाओ। यह रास्ते में तुम्हारे लिए काम आ सकती है क्योंकि इसे अपने स्वामी के आदेशों का पालन करने का वरदान प्राप्त है। राजकुमार ने तपते रेगिस्तानों में अक्सर परी राजकुमारी को पुकारते हुए कई दिनों तक सफर किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बाद उसे एक नखलिस्तान मिला जहां उसने एक छोटे से झरने से अपनी प्यास बुझाई। जब वह एक पेड़ की छाया में विश्राम कर रहा था, उसने गिटार के सुर सुने और उस संगीत के स्रोत की तलाश में जाने पर उसे 20 वर्षीय एक सुंदर युवक अपने वाद्य यंत्र पर झुका हुआ उसे बजाने में तल्लीन मिला। संगीत इतना मधुर था कि पक्षी भी खामोश हो गए थे। युवक ने बजाना समाप्त किया और एक लंबी सांस ली और कहा, एक बार मैंने तुम्हें देखा था, एक बार और प्रकट हो जाओ। उसने भी परी को दौड़कर दूर जाते हुए देखा था और उसके सौंदर्य से अपने स्थान पर ऐसे जड़वत हो गया था कि जहां वह गिटार बजा रहा था उस स्थान से हिल भी नहीं सकता। संगीतकार ने राजकुमार को अपना गिटार दे दिया और उससे कहा कि इसका संगीत जहां तक सुना जाएगा वहां तक किसी भी चीज को आकर्षित करने की क्षमता थी। इसके बदले में जब राजकुमार को परी मिल जाएगी तो वह परी को केवल एक बार और देखना चाहता था। राजकुमार ने विशाल पर्वतों और नदियों को पार करते हुए अपना सफर जारी रखा। एक दिन जब वह बर्फ में से धीरे धीरे जा रहा था, उसने फिर से चिल्लाने की आवाज सुनी।
एक बार मैंने तुम्हें देखा था, एक बार और प्रकट हो जाओ। इस बार यह एक पीला और पतला दुबला नौजवान था, जिसने उसी परी को पहाड़ों की तरफ दौड़कर जाते हुए देखने वाली कहानी सुनाई। और यहाँ वह पहाड़ की चोटी को छोड़कर नहीं जा सकता था जब तक वह उस सुंदर राजकुमारी को फिर से देख नहीं लेता। उसने एक टोपी राजकुमार को देते हुए कहा, यह टोपी ले लीजिए, जब भी आप इसे पहनेंगे यह आपको अदृश्य कर देगी और यह आपकी राजकुमारी की तलाश में उपयोगी साबित हो सकती है। लेकिन जब वह आपको मिल जाए तो मुझे उसको एक बार देखने देना, नहीं तो मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा। छड़ी, गिटार और टोपी लेकर राजकुमार पर्वतों पर और फिर एक घाटी में गया, जहां उसने बर्फ का एक मंदिर देखा, जिसके खंभे, छत और शिखर सब बर्फ के बने हुए थे। मंदिर के भीतर राजकुमार को एक नंगधड़ंग योगी मिला, जिसने केवल एक कॉफिन पहन रखी थी। वह आसन लगाकर जमीन से लगभग 3 फीट ऊपर हवा में अधर में बैठा था। उसका सारा शरीर मंदिर की भीतरी दीवार से छनकर आ रहे प्रकाश में दमक रहा था। राजकुमार हाथ जोड़कर योगी के सामने बैठ गया। योगी ने आंखें खोलकर सीधे राजकुमार की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी कहानी जानता हूँ। तुम जिस राजकुमारी की तलाश कर रहे हो वह परियों के राजा की पुत्री है, जिसका महल कॉकेकस पर्वत के शीर्ष पर स्थित है। राजकुमारी बहुत बीमार है। गुल मेहंदी का यह डब्बा ले लो, इसमें ठीक करने आने की शक्तियाँ हैं और ये ऊनी चप्पलें जहाँ तुम जाना चाहोगे पहुँचा देंगी। जैसे ही राजकुमार ने ऊनी चप्पलें पहनी, तो दोस्तों, क्या राजकुमार उस जादुई चप्पल को पहनकर उड़ पाया? क्या राजकुमार को वो जादुई परी मिली या नहीं मिली? राजकुमार उस जादुई परी तक कैसे पहुंच पाया? जानने के लिए हमारा पार्ट 2 अवश्य देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार की सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां प्रत्येक दिन अपने YouTube चैनल पर डालते रहते हैं। दोस्तों, लाइक का बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें।